हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्टिस्टिक बायोलॉजी। आज हम क्लास 10 का एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, आज साइंस में टोटल 118 एलिमेंट्स नोन है। अब सोचो, अगर हमें हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को याद रखना है, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज करने का एक सिस्टमैटिक मेथड डेवलप किया और इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चैप्टर को समझने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट रिमेंबर करते हैं। जैसे मैटर, जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं, जैसे वाटर, एयर, वुड। अभी एटम क्या होता है? एटम किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखता है, जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गया। अभी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब दो से ज्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन करते तब मॉलिक्यूल बनता है, जैसे H2O2 और H2। अब एक इम्पोर्टेंट टर्म समझते, एलिमेंट्स। An element is a pure substance made up of only one type of atom. सिंपल लैंग्वेज में, जिस सब्सटेंस में सिर्फ एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट होता है, एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट होता है, उसे एलिमेंट कहते हैं। आई होप समझ में आया। ऐसा एलिमेंट, सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट होता है, उसे एलिमेंट कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। अभी इस एलिमेंट्स के कुछ टाइप है। ये मेनली 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। अब मेटल्स जनरली शाइनी होते हैं, ठीक है, और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स भी होते हैं, और ये जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इनसे शीट और वायर्स बनाई जा सकती है, जैसे आयरन ले लो, कॉपर ले लो, सोडियम ले लो या फिर एल्यूमिनियम ले लो। अभी नॉन मेटल सेकेंड ग्रुप में। नॉन मेटल जनरली डल अपीयरेंस शो करते हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं और ये जनरली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन। अभी मेटलॉइड्स क्या होते हैं? कुछ एलिमेंट्स मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसे कहते हैं मेटलॉइड्स। और इसका एग्जाम्पल है सबसे कॉमन सिलिकॉन। अब एक सवाल आता है, व्हाई वाज क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी? शुरुआत में साइंटिस्ट को सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के बारे में पता था, लेकिन धीरे धीरे नए एलिमेंट डिस्कवर होने लगे। अब एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती गई और उनकी प्रॉपर्टीज याद रखना डिफिकल्ट होता गया। साइंटिस्ट के लिए नए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल हो गया। इसीलिए सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप करने का आइडिया आया और इसी वजह से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई। आज भी क्लासिफिकेशन की मदद से केमिस्ट्री को समझा और पढ़ना काफ़ी इजी हो गया है। अब सवाल ये है कि एलिमेंट को क्लासिफाई करने की सबसे पहली सक्सेसफुल अटेम्प्ट किस साइंटिस्ट ने किया था? अभी उनका नाम है डोबेरियन। ये एक जर्मन साइंटिस्ट है और उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की सबसे पहली सक्सेसफुल साइंटिफिक अटेम्प्ट की। डोबेरियन ने ऑब्जर्व किया कि कुछ एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है और इसलिए उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया और इसी ग्रुप को ट्रायड्स कहा गया। क्या कहा गया? ट्रायड्स। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ट्रायड्स का मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप। अब इन्होंने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने देखा कि ट्रायड्स के बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास पहले वाले और तीसरे वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज है।
के लगभग होता है। फिर उन्होंने इसके ऊपर एक फॉर्मूला डिस्कवर किया। जैसे फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, उसके साथ थर्ड एलिमेंट ऐड करेंगे और उसे 2 से डिवाइड करेंगे, जिससे हमें मिलेगा बीच वाले यानी सेकेंड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये ऑब्जर्वेशन उस समय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि पहली बार साइंटिस्ट को एटॉमिक मास और उसके प्रॉपर्टी के बीच का रिलेशन नजर आया था। इस सिस्टम के कुछ मेरिट्स थे। ये एलिमेंट्स की पहली सक्सेसफुल साइंटिफिक क्लासिफिकेशन थी। सेकंड, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप किया गया था। और थर्ड, एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज के बीच का रिलेशनशिप को हाईलाइट किया गया था। अभी कुछ मेरिट्स थे तो कुछ डीमेरिट्स पे थे, लेकिन एक बड़ी लिमिटेशन भी थी, और सिर्फ यही एलिमेंट्स के ट्रायड्स फिट हो पाए। इसमें क्या हुआ, कुछ ही एलिमेंट्स के ट्रायड्स में फिट हो पाए। बहुत सारे नॉन एलिमेंट को इस मेथड ने क्लासिफाई नहीं किया जा सकता था, इसीलिए क्लासिफिकेशन को कंप्लीट नहीं माना गया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड डोबेरियन ट्रायड्स आर फेल? ये फेल हुए क्योंकि सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के ट्रायड्स में अरेंज करे जा सकते थे, जबकि बहुत सारे एलिमेंट्स इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते थे। और इन्होंने क्लासिफिकेशन की डायरेक्शन ज़रूर दिखाई, लेकिन साइंटिस्ट को अब भी एक बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम की ज़रूरत थी, और इसी डायरेक्शन में अगला इम्पोर्टेंट स्टेप लिया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। 1866 में इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया था। अरेंजमेंट करते वक्त उन्होंने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि हर एलिमेंट का 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, और इसी ऑब्जर्वेशन को न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा गया। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, तब हर 8 एलिमेंट 8वें नंबर का एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट जैसी होती है। अब सवाल आता है, इसका नाम ऑक्टेज ही क्यों रखा गया? न्यूलैंड ने म्यूज़िक के साथ इंस्पिरेशन ली थी। जैसे म्यूज़िक में होता है ना, सारे गमों पर और फिर दोबारा से सा आता है, यानी 8 नोट पर फिर से नोट जैसा ही होता है। इसी तरह से न्यूलैंड ने ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स में भी हर 8 एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए इस लॉ का नाम पड़ा लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। लिथियम और सोडियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, फ्लोरीन और क्लोरीन इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसी ऑब्जर्वेशन से साइंटिस्ट को एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझ आई, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होती है, और प्रॉपर्टीज के इस रेगुलर रिपीटेशन को पीरियोडिसिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी। ये कंसेप्ट आगे चलकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फाउंडेशन बना। न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन डोबेरियन से बेटर था, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशन थी। चलिए समझते हैं उन लिमिटेशंस को। अभी न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अपने टाइम के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी। सबसे पहले एलिमेंट को सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज किया गया था। साइंटिस्ट को ये समझ आया कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, और पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ। अभी लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी थी। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सिर्फ कैल्शियम तक ही सक्सेसफुल था। कैल्शियम के बाद एलिमेंट्स में ये पैटर्न प्रॉपरली फॉलो नहीं होता था। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि न्यूलैंड ने फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा। इसी वजह से नए एलिमेंट्स को टेबल में फिट करना डिफिकल्ट हो गया। कुछ डिसिमिलर एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रख दिया गया, और कुछ सिमिलर एलिमेंट को अलग पोजीशन पर चले गए। इसलिए इस क्लासिफिकेशन को साइंटिफिकली परफेक्ट नहीं माना जाता। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है,
वाई वॉज न्यूलैंड लॉ ऑफ सक्सेसफुल ओनली अप टू कैल्शियम? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? क्योंकि कैल्शियम के बाद एलिमेंट में 8वें नंबर पर एलिमेंट पर प्रॉपर्टीज रिपीट नहीं होती थी, यानी एलिमेंट में हर 8 एलिमेंट पर प्रॉपर्टी रिपीट नहीं होती थी, और इसीलिए लॉ ऑफ ऑक्टेज को कैल्शियम के बाद फेल हो गए। अभी कुछ क्विक कंपैरिजन करते हैं डोबेरियन और न्यूलैंड के बीच। डोबेरियन ने एलिमेंट को ग्रुप्स में 3 में अरेंज किया था। न्यूलैंड ने हर एलिमेंट में 8 एलिमेंट की सिमिलरिटी का ऑब्जर्वेशन की। डोबेरियन का क्लासिफिकेशन लिमिटेड था, न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन एज कंपेयर बेटर था, लेकिन दोनों मेथड में कुछ लिमिटेशंस थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब फाइनली कुछ पॉइंट्स से उसे क्विकली रिवाइज करते। आज तक टोटल 118 एलिमेंट्स नोन है। एलिमेंट्स को 3 में क्लासिफाई किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। डोबेरियन ने ट्रायड प्रपोज किए थे। क्या प्रपोज किया था? ट्रायड्स। और न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेज दिया। दोनों साइंटिस्ट ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, और इन्हीं डिस्कवरीज ने आगे चलकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट का रास्ता दिखाया था। आई होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।